नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। अब तक आपने देश की राजनीति हो या फिर प्रदेश की राजनीति हो, उसे रोजगार के इर्द गिर्द ही घूमते हुए देखा होगा। आमतौर पर जब भी ये मामला आता है कि अब चुनाव करीब आ रहे हैं तो सबसे पहले कोई मुद्दा उठता है तो वो होता है बेरोजगारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ने अपने नाम पर एक अचीवमेंट हासिल की है, और अचीवमेंट ये कि कोरोना काल, जिस दौरान में पूरा देश मुश्किलों से जूझ रहा था, उस दौरान में उत्तर प्रदेश रोजगार के अवसर पर काम कर रहा था। और ये एक रिपोर्ट आरबीआई की पेश करते हुए बताती है कि उत्तर प्रदेश में इस कोरोना काल में 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। यानी यूपी में रोजगार जबरदस्त और विरोधी हो गए हैं क्या पस्त। यूपी की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार तेजी से है और पटरी पर आ रही है यूपी की अर्थव्यवस्था। आपदा में अवसर के मूल मंत्र को सीएम योगी ने आत्मसात किया। सीएम योगी की कुशलता से यूपी आत्मनिर्भर प्रदेश बना है। कोरोना की चुनौती के बाद भी योगी सरकार का मैनेजमेंट रहा कारगर। जुलाई से शुरू यूपी की अर्थव्यवस्था में सुधार का सिलसिला अक्टूबर में भी जारी है। इस महीने राज्य सरकार को हुई 10,672.79 करोड़ रुपए की आय। पिछले साल अक्टूबर 2019 के मुकाबले 1828 करोड़ रुपए ज्यादा की आय हुई है। 4 महीनों से पटरी पर लौट रही अर्थव्यवस्था में और तेजी आने की उम्मीद है। योगी सरकार की रणनीति से यूपी के खजाने में बढ़त हो रही है। इस साल अक्टूबर में जीएसटी और वैट की मदद से 5,598.27 करोड़ रुपए मिले हैं। सरकार के तय लक्ष्य का कुल 80% है ये धनराशि। जीएसटी की मद में 3,795.44 करोड़ रुपए जो कि धनराशि लक्ष्य का है, 77.8%। तो अब जरा आप आंकड़ा लगा लीजिए कि चाहे बात सरकार की इनकम की रही हो या फिर रोजगार के अवसर पैदा करने की, आरबीआई के इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश टॉप 5 स्टेट में है। सरकार के तय लक्ष्य का कुल 80% है ये धनराशि। वहीं दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान इस टॉप 5 की लिस्ट से अभी दूर हैं। यूपी में रोजगार जबरदस्त है तो क्या विरोधी पस्त है? वर्तमान में जो कार्यरत इकाइयां हैं वो लगभग देखिए 8 लाख थी पहले, और जो कि श्रमिक पहले से कार्यरत थे उनका भी आंकड़ा जो पहले था वो काफी ठीक ठाक था। 48,13,401 नए श्रमिक जो आए वो 2,57,348। निर्माण इकाइयों में लगे प्रवासी 1,14,466। नई इकाइयां 5,81,671। नई इकाइयों से मिले कुल रोजगार 23,26,684। 1 लाख से ज्यादा श्रमिकों को छोटे जिलों में ही काम मिला। रोजगार सृजन के मामले में गैर बीजेपी शासित राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे हैं। योगी सरकार की एक जनपद एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो योजना है, उसके जरिए रोजगार के मामले में जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत आगे बढ़ा, क्योंकि ये जो योजना थी वो गेम चेंजर के तौर पर काम कर गई। जौनपुर, एटा, पीलीभीत, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ जैसे छोटे जिलों में भी ओडीओपी यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के साथ ही रोजगार के केंद्र बने हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की ओडीओपी योजना, जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया जा रहा था और इसका फायदा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें रोजगार सृजन के मामले में जो देखिए हमने जैसा जिक्र किया राजस्थान का, कर्नाटक का जिक्र किया, दिल्ली का जिक्र किया, ये राज्य भी पीछे हैं। लेकिन सरकार की ये ओडीओपी योजना गेम चेंजर के तौर पर काम कर गई। और मैं देखिए पेट्रोल डीजल की बिक्री में उछाल। वैट से राज्य सरकार को 1,802.83 करोड़ मिले हैं। यह धनराशि लक्ष्य का 86.9% है। वैट से मिली धनराशि बता रही कि राज्य में फराटे से लोग वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की अच्छी बिक्री हुई है। कारोबार में भी बढ़ोतरी है। शराब के कारोबार में आबकारी की मद में राज्य सरकार को 2,403.20 करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर मिले हैं, और ये लक्ष्य से आगे यानी 106.8% है, जो यानी टारगेट रखा गया था उस टारगेट के लगभग आप ये लगा लीजिए कि 106.8% है। वहीं रियल एस्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बहार है। राज्य में प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में बढ़त दर्ज हुई है। स्टैंप और निबंधन की मद में 1,805.79 करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर आया है। किससे? स्टैंप और निबंधन से। यह कब होगा? जब प्रॉपर्टी सेल होगी। यह राजस्व तभी बढ़ा है। धनराशि तय लक्ष्य का 97.1% है। जमीन, मकान, फ्लैट और रजिस्ट्री से संबंधित अन्य काम तेजी से हो रहे हैं।
निर्माण कार्यों की अगर देखिए बात करें, निर्माण कार्य में भी तेजी आई। भूतत्व खनिकर्म से राज्य सरकार को 284.77 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई है और ये टारगेट से 71.2% ज्यादा है। यानी जो टारगेट सरकार ने रखा उसको अचीव किया और सरकार की जो कोशिश रही है निर्माण कार्य को बढ़ाने में, उस लक्ष्य को हासिल करने में सरकार ने कामयाबी हासिल की और 76.06 ये वो आंकड़ा है जो कि टारगेट रखा गया था उससे ऊपर का है। यानी अचीवमेंट सोचिए अच्छी खासी है। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं इन्हीं तमाम पहलुओं के साथ में। संजय कुमार गुप्ता विधायक बीजेपी हमारे साथ में, अभिषेक मिश्रा पूर्व कैबिनेट मंत्री सपा हमारे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत है प्रवक्ता कांग्रेस, प्रेम कुमार है वरिष्ठ पत्रकार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चर्चा की आज मैं करूंगी समाजवादी पार्टी के साथ में। समाजवादी पार्टी से मेरे साथ में अभिषेक मिश्रा हैं और अभिषेक मिश्रा आमतौर पर सरकार के खिलाफ में मुखर होकर बोलते रहे, कई मुद्दों को उठाते रहे। अभिषेक मिश्रा, ये आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि रोजगार से लेकर चाहे बात आय की हो, अव्वल रही है यूपी सरकार। अब क्या जवाब है समाजवादी पार्टी के पास? उन्होंने पहले ये कहा है कि देश में 5वें नंबर पे स्टेट में उत्तर प्रदेश रहा है। अगर आपने रिपोर्ट देखी हो, जिस रिपोर्ट को आरबीआई ने आज निकाला है, स्टडी ऑफ स्टेट बजट्स, रिपोर्ट का नाम है 2020 की जो रिपोर्ट उन्होंने निकाली है, उसमें उन्होंने बहुत साफ लेवल पे लिखा है कि अगर आप देखें कि देश में सबसे ज्यादा एमएसएमई के में नौकरी कौन सा प्रदेश देता है, तो उसमें सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। यही 5 प्रदेश हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एमएसएमई में नौकरियां देते हैं, जिसमें महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो लगभग 23% आदमी काम करता है, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो लगभग 8% आदमी काम करता है। तो उत्तर प्रदेश हमेशा से चौथे नंबर पे था रोजगार देने में एमएसएमई सेक्टर में। वो एक्चुअली प्रिपेयर्ड नहीं हुआ है, वो स्लिप डाउन हुआ है, चौथे की जगह 5वीं नंबर पे आ गया है, जो कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस थी उत्तर प्रदेश की। इनफैक्ट 2016-17 में जितना रिकॉर्ड था हमारे यहां नौकरियों का, उससे के मुकाबले 18-19 के मुकाबले 19-20 के मुकाबले उत्तर प्रदेश स्लिप किया है, चौथे की जगह 5वें रैंक पे आया है। तो जो आप तारीफ कर रही हैं वो एक्चुअली सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि जो चौथे नंबर पे, फिर से दोहरा रहा हूं अपना डेटा, महाराष्ट्र नंबर 1, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश, तो आज भी उसी लेवल पे खड़ा है। उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनफैक्ट उस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि नेट लॉस हुआ है एम्प्लॉयमेंट का। एक और भारत सरकार की वेबसाइट है जो कि उसका डेटा और शेयर कर लो, जिस डेटा का नाम है कि हम लोग उसको एक्टिव वैकेंसी का जो नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल का जो डेटा है, नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल, उसमें सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में 60% नौकरियों का नुकसान हुआ। ये भारत सरकार का डेटा आपको बता रहा हूं, दोनों डेटा भारत सरकार का है, दोनों में उत्तर प्रदेश और बिहार मिलाकर के सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और जो 5वें नंबर की आप तारीफ कर रहे हैं वो असल में उत्तर प्रदेश हमेशा चौथे नंबर पे था, जो अब 5वें पे पहुंच गया है। तो सरकार ने जो रिपोर्ट दी है, जो डेटा दिया है, जिसपे आपने इतना बड़ा पैकेज चला दिया, ये आपको उल्टा चलाना था कि सरकार फेल हुई है, सरकार की परफॉर्मेंस खराब हुई है, सरकार जो चौथे नंबर पे थी आज 5वें नंबर पहुंच गई है, जिसको सेलिब्रेट कर रही है सरकार। संजय कुमार गुप्ता जवाब देंगे आपकी इन बातों को। संजय कुमार गुप्ता जी। बिल्कुल, अभिषेक मिश्रा जी जो कह रहे हैं, मैं इनको पहले ही जवाब देना चाहूंगा कि 23 करोड़ की पॉपुलेशन वाला उत्तर प्रदेश आज पूज्य योगी जी के हाथों में है। और जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं, इस कोरोना काल में अगर योगी जी जैसे मुख्यमंत्री जी न होते, शायद सपा की सरकार होती, तो इस प्रदेश का क्या होता ये आप भी समझ सकते हैं। बहुत अच्छा होता। उद्योग के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था को आप देखिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ ही अक्टूबर के महीने में, इधर हम पूरा अक्टूबर का आंकड़ा उठा के देखें तो शायद पुराने सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, राजस्व में वृद्धि हुई है। यह संकेत है कि उत्तर प्रदेश कोरोना के मंदी से या कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी उससे उभर के बाहर आ गया है। और समाजवादी के लोग या कांग्रेस के जो मित्र हैं, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, आप राजस्थान की जरा तुलना देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की तुलना इन प्रदेशों से कर लीजिए। रही बात रोजगार के मामले में महाराष्ट्र की चर्चा जो कर रहे थे अभिषेक जी, महाराष्ट्र बहुत पहले से औद्योगिक क्षेत्र रहा है, मुंबई औद्योगिक राजधानी रही इस देश की, और 2012 से 17 तक आपकी सरकार थी, आपने सरकार चलाया है। आपने उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र से आगे क्यों नहीं कर लिया था? किसने मना किया था आपको?
आज जिस तरीके से पूज्य योगी जी की सरकार ने इस कोरोना काल में कोरोना को एक अवसर के रूप में तब्दील किया है, लोगों को जिस तरीके से, चाहे वो किसान हो, चाहे श्रमिक हो, संजय कुमार गुप्ता जी, अभिषेक मिश्रा का सवाल शायद आपने ठीक से सुना नहीं। चाहे वो अभिषेक मिश्रा ये कह रहे हैं, एमएसएमई के संजय कुमार जी, अभिषेक मिश्रा ने आपसे सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश चौथे पायदान पर रहा करता था, लेकिन आज 5वें पायदान पर है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि 5वें पायदान पर हैं आप, पहले आप चौथे पायदान पर हुआ करते थे, जो एक और पायदान आप नीचे आ गए, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, अभी आपने ही पूजा जी आंकड़ा दिया है, और जिस तरीके से अक्टूबर के महीने में हम लोगों ने ग्रोथ किया है, और जिस तरीके से हमारे यहाँ एक भारी निवेश हुआ है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, चाहे वो सरकारी रिक्तियों को भरने का मामला हो, चाहे निवेश के माध्यम से लोगों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने का मामला हो, हर छोटे से बड़े उद्यमी के लिए हमारी एमएसएमई के अंतर्गत चलने वाली इकाइयों को 20 लाख करोड़ का जो हमारा पैकेज है, उस पैकेज से लाभान्वित करने का मामला हो, मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आने वाले समय में महाराष्ट्र से भी आगे होगा, जो आज 5वें नंबर पे है। आप थोड़ा सवाल ये तो था ही नहीं ना, मतलब ये जो अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं उनकी बातों में दम है, कितनी अच्छी इसका मतलब ये हुआ कि जो अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं बातों में दम है। लेकिन सवाल ये भी है, सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आती हूँ, चलिए आप सभी के पास, मैं अभिषेक में आपके पास भी आऊंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, ये जो मामला है 23 लाख रोजगार का, अभिषेक मिश्रा ने कहा कि तो गुमराह करने की उल्टा कोशिश हो रही है, आप एक पायदान ऊपर थे, आप एक पायदान नीचे आ गए और आप उसमें वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में अगर 23 लाख रोजगार के अवसर पैदा होते तो सरकार के लिए एक अचीवमेंट तो है ना। बिल्कुल है, अगर अचीवमेंट है, अगर 23 लाख रोजगार पैदा हो जरूर हुए हो तो। आप दो एक बातें हैं पूजा जी, हम तो देखिए अभिषेक भाई आईआईएम के प्रोफेसर हैं, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, तो ये बात करेंगे वो जो डाटा की है, हम लोग बात करेंगे आटे की। आप हमें 2-3 बातें बता दीजिए, जो जवाब आपके होंगे वही जवाब हमारे होंगे। नंबर 1, 23 लाख रोजगार दिए तो किसको दिया? आप अपना एक कैमरा उठाइए अपने उसको और देखिए कि एमएसएमई का साइज उत्तर प्रदेश में कितना है। जो मेरी नॉलेज है मात्र 5000 करोड़ का साइज है, ठीक है ना। और 5000 करोड़ में सरकार ही ने कहा था कि अभी एमएसएमई के लिए एक मेला लगाया था इन्होंने, वो लोन देने के लिए, तो उसमें से वो 20 लाख करोड़ की जो बात कर रहे हैं, उस 20 लाख करोड़ का तो पूरे देश का पैकेज था, झूठ छल कपट और प्रपंच का। उसमें से सिर्फ पैसा आया था वो 1-1.5 लाख करोड़ के आसपास आया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश ने जब एमएसएमई का लोन मेला लगाया तो मात्र 2000 करोड़ रुपए उसमें से डिस्पर्स हुए थे। ये संजय गुप्ता जी हैं, विधायक जी हैं, जानते भी होंगे। अब मैं आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूं कि 23 लाख लोगों को अगर रोजगार दिया है तो एक आदमी की तनख्वाह कम से कम 10,000 रुपया तो होगी ना? क्यों पूजा जी? नहीं, इससे कम तो नहीं होगी ना। 10,000 रुपए को 23 लाख से गुणा कर लीजिए, 2300 करोड़ रुपया होता है। 2000 करोड़ कुल बैंक ने दिया इनको, और 2300 करोड़ रुपया महीना ये लोग तनख्वाह दे रहे हैं। ऐसे झूठे, ऐसे छली, ऐसे प्रपंची, ऐसे कपटी। तो आप ये कह रहे हैं कि आंकड़ों की जादूगरी कर रहे हैं? तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी आंकड़ों की जादूगरी करे, गुमराह करने की कोशिश कर रही है? अरे भाई, पूजा जी, तो समझ में आती है। कांग्रेस के साथी सुरेंद्र जी से मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। कोरोना, संजय कुमार गुप्ता आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। जहाँ इनकी राजस्थान में सरकार है, राजस्थान को छोड़िए विधायक जी, कंपैरिजन करके उस पे चर्चा कर लीजिए, आपको आपका मुंह संजय कुमार गुप्ता जी, राजस्थान तो सूची से बाहर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना। मैं राजस्थान छोड़िए, मैंने एक भी बात गलत कही हो विधायक जी तो इसको मान ले। अगर एक भी सुरेंद्र जी चर्चा करनी हो तो आइए राजस्थान पे चर्चा करते हैं, अगर आपकी हिम्मत, हैसियत और हौसला हो तो। उत्तर प्रदेश पे केंद्रित रहते हैं ना, हम चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर कर रहे हैं, आप लोग उत्तर प्रदेश संबंधित फिलहाल है। हाँ पूजा जी, अब मेरी बात सुनिए। और ये जो बात मैंने कही है, अभिषेक जी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि 10,000 रुपए से कम तो किसी चपरासी की भी तनख्वाह नहीं होती। 2000 करोड़ रुपया कुल दिए हैं एमएसएमई को, और 2300 करोड़ रुपया महीने का ये लोग तनख्वाह दिला देंगे। ऐसे कौन से भाई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में हो गए? आप बात समझिए कि 2000 करोड़ लेकर के 2300 करोड़ रुपया। तो आरबीआई की रिपोर्ट कैसे गुमराह कर रही है?
आरबीआई की रिपोर्ट किस तरीके से गुमराह कर रही है? पूजा जी, मैं बताता हूं, ये फ्रॉड भी बताता हूं। हाँ। ये फ्रॉड है, ये भी सुन लीजिए कैसा है। वो मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। ऐसा है कि जो वो जो खादी ग्राम उद्योग है ना, खादी ग्राम उद्योग में स्टार्टअप बिजनेस के लिए एप्लीकेशन मांगी गई। और एप्लीकेशन वो उन लोगों से मांगी गई, अभिषेक भाई भी जानते होंगे और विधायक जी भी जानते होंगे, इन्होंने भी 10-20 लोगों की कराई होगी। वो एप्लीकेशन मांगी गई कि भाई जिसको 10 लाख रुपया लोन चाहिए उसको 10 आदमी दिखाने पड़ेंगे, जिसको 20 लाख रुपया लोन चाहिए उसको 20 आदमी दिखाने पड़ेंगे अपने यहां। तो जितने लोगों ने एप्लीकेशन डाली है, जिनके लोन नहीं हुए हैं अभी तक, किसी का लोन नहीं हुआ है, जिनके लोन नहीं हुए हैं, उनके जो 10 और 20 लोगों का, 10 लाख वालों का 10 लोग और 20 लाख वालों का 20 लोग, वो इन्होंने गुणा करके कह दिया कि भाई इतनी एप्लीकेशन आई है, इंटू 20 23 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। जैसे मैं अगर एप्लीकेशन या पूजा यादव एप्लीकेशन डाले तो फिर तो नहीं, फिर तो ये मतलब हुआ कि आरबीआई फिर एक सिस्टम, ये जो सिस्टम और जो प्रोसेस आप बता रहे हैं, ये सिस्टम और प्रोसेस सिर्फ एक राज्य के लिए तो नहीं होगा, बाकी के राज्यों के लिए भी होगा। तो फिर आप जिस तरीके से अभिषेक मिश्रा महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे, तो महाराष्ट्र में भी सेम यही प्रोसेस होगा। मैं वो भी बताता हूं। देखिए, बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है। हमने जो है, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी और पंजाब में भी, हमने ये कतई नहीं कहा। मैं आपके पास आ रही हूँ, मेरे दिमाग में जो सवाल है वो प्रेम जी उसका जवाब देंगे। प्रेम जी, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार चाहे किसी की भी हो, फिर जिन आंकड़ों पर सरकार गदगद करके अपने लिए कमर थपथपाने की बात करती है, फिर तो ये आंकड़ा सब लोग इसी तरीके से जादूगरी आंकड़ा तैयार करते हैं। देखिए पूजा जी, आंकड़ों की जादूगरी पर अगर कोई सवाल उठाना है तो उसके लिए अलग तैयारी है। इस छोटे से डिबेट में वो बात प्रूव भी नहीं होगी और हम बता भी नहीं सकेंगे कि आंकड़ों की जादूगरी। लेकिन एक बात है नहीं, मेरे कहने का मतलब ये देखिए, तो बहुत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ही वाइड और पर्सपेक्टिव में बात करने की जरूरत है इस पूरे मुद्दे को लेकर। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि फिर तो जो भी चाहे वो किसी की भी सरकार हो, आमतौर पर तो जनता को इस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए जितने भी रिपोर्ट्स आती हैं। अरे भाई, भरोसा सरकार रोजगार देगी तो करेंगे, ये सिर्फ कागज की जादूगरी करेगी तो कौन करेगा? पूजा जी, कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए, आंकड़े छिपाए जाते रहे हैं, आंकड़े समय पर रिलीज नहीं किए गए। लोकसभा चुनाव से पहले भी बेरोजगारी के आंकड़े नहीं आए, चुनाव खत्म हो गया उसके बाद आंकड़े आए, ये सारी चीजें होती रही हैं। अभी भी जैसे यूपी के संदर्भ में आप देखिए, जो पिछले साल का सीएमआई का जो आंकड़ा था वो क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है यूपी का और बढ़ गया, जो कि करीब 4.9 था वो 9.9 पहुंच गया। तो एक साल में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ये भागा। जीडीपी जो है वो 2% एक साल में ही गिर गई। लेटेस्ट जो आंकड़ा था, इस साल का आंकड़ा फिर आएगा, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम हर महीने के हिसाब से आंकड़ों पर बात करें कि सितंबर के मुताबिक अक्टूबर में ये हो गया, ठीक है, ये बताने के लिए हो रहा है कि जो लॉकडाउन हुआ है उससे जो अर्थव्यवस्था गिर गई है वो फिर से पटरी पर आ रही है, ये मैसेज देने के लिए ये चीजें बताई जा रही। और सुरेंद्र राजपूत जी सही कह रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट वास्तव में दिखना चाहिए ना कि एम्प्लॉयमेंट मिला। मान लीजिए वो लोन लेकर के जो उदाहरण उन्होंने दिया, बहुत सटीक उदाहरण दिया कि उससे ये तय नहीं हो जाता कि एम्प्लॉयमेंट मिला। फिर भी हम आरबीआई के जो आंकड़े हैं उसका जो आधार है उसको देखना पड़ेगा कि वो इसी आधार पे तय है कि वास्तव में वो क्वार्टरली है कि ईयरली है, वो देख करके उसको परीक्षण कर सकते हैं। फिलहाल मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। संजय कुमार गुप्ता जी, तो फिर क्या ये जादूगरी कर रहे हैं आप लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पॉजिटिव माहौल आए? आप पर इतने सारे आरोप आए, मैं चाहूंगी कि आप उन आरोपों का जवाब दें। फ्रॉड, जादूगरी नहीं, देखिए पूजा जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। आप फ्रॉड कह रहे हैं, गुप्ता जी फ्रॉड कर रहे हैं आप लोग, जनता के साथ फ्रॉड। ऐसा है, जब फ्रॉड करने वाले लोग जब दूसरे को फ्रॉडिया कहते हैं तो जो उनके संस्कार होते हैं, जो उनके कार्य पद्धति होती है, उसी नजर से दूसरे को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आंकड़े फर्जी नहीं है, चाहे आरबीआई का आंकड़ा देखिए या विभागवार जो टैक्स का कलेक्शन उसको देखिए, जो ऋण एमएसएमई के तहत जितनी इकाइयां हमारे यहाँ रजिस्टर्ड होती हैं, जितनी लोन एप्लीकेशन होती है, जितनी सैंक्शन होती है, जितने उसमें डिस्बर्सल होता है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में चुनौती यहाँ पर थी, मगर आज उस चुनौती को हमारी सरकार ने
जिस अरे तरीके से सरकार को स्वीकार छोड़िए, आप करते अपने हुए क्षेत्र के इस MSME कोरोना के काल 20 में लोगों के नाम 23 बता करोड़ दीजिए। का प्रदेश बोलिए आप। दुनिया के 5 देशों बोलिए के आप बाद खाली और सबसे इधर-उधर बड़ी की बात मत पॉपुलेशन करिए। वाला ये उत्तर झूठ छल प्रदेश। कपट प्रपंच अगर नहीं चल आज पाएगा। हम हमारे इस सामने तो नहीं आंकड़े चल के पाएगा साथ विधायक जी। इस हम स्थान पे आपसे आ खड़े गए होकर के हैं, पूछ रहे ये हैं, आपको संकेत अपने है क्षेत्र में कि वोट वो लेना है, दूर आप नहीं अपने है क्षेत्र कि के जब 100 उत्तर MSME के नाम बता प्रदेश आंकड़ों में भौतिकता में नंबर 1 होगा और कांग्रेस के पूजा जी, हमारे अब भैया ये सुरेंद्र जी, बहस आप चाहे हमारे अभिषेक समाजवादी मिश्रा, ये पार्टी वन के डिस्ट्रिक्ट अभिषेक वन प्रोडक्ट को भी आप जी, इतना इजी आप लेते दोनों हैं, लोगों उससे के भी लिए कोई कोई बेनिफिट मुद्दा किसी नहीं को नहीं होगा। हुआ, ये भी छल है क्या? सरकार को घेरने का चाहे मैं आती हूँ, जितना अभिषेक हो, मिश्रा। कोई मुद्दा नहीं होगा। क्या बात है। उदय जी देखिए, 2 चीजों का मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली चीज जो आपने कही कि क्या आरबीआई के डेटा गलत है, बिल्कुल गलत नहीं। आरबीआई का डेटा हमको समझने की जरूरत है। 2 आरबीआई की रिपोर्ट्स आई हैं। पहली आई थी एक 89-90 पेजेस की रिपोर्ट है, कोविड-19 एंड स्पेशल डायमेंशन इन इंडिया, और दूसरा एक आज रिपोर्ट आई है जिसको इन्होंने कोट किया है, जो कि स्टेट ऑफ स्टेट बजट्स पे है। दोनों ये काम मैं आपको बताऊं कैसा कर रहे हैं। जैसे एक रेस में 5 लोग दौड़े और मैं 5वां अगर आऊं और मैं कहूं भाई मैं टॉप 5 में आ गया, यही काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने गलती कर दी इसको उठा करके। अगर ये न उठाते तो इनकी इज्जत बची रहती, ये पर्दा न खुलता। लेकिन ओवर एक्साइटमेंट में इनके कुछ अफसरों ने इनको बता दिया होगा कि साहब हम लोग टॉप 5 में हैं। अपनी गिनती बढ़ाने के लिए अफसरों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया होगा, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, तो व्यवस्था तो मैं आपको बता रहा हूं हुआ क्या होगा वहां। मुख्यमंत्री जी ने कहा हाँ इसे एक प्रेस बयान जारी कर दो, उसमें ये लोग फंस गए। 5 ही लोग थे। आरबीआई ने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा काम किया, आरबीआई ने कहा भाई ये 5 स्टेट्स होते थे जो टॉप लेते थे। आरबीआई ने सिर्फ 5 की रिपोर्ट नहीं की, पूरे प्रदेश के सारे प्रदेशों की बात कही है। ये 4थे नंबर पे रहते थे, अब 5वें पे आ गए, तो उन्होंने लिख दिया टॉप 5 में आ गए हैं। तो डेटा गलत नहीं है। नहीं, लेकिन अभिषेक इसको मिश्रा हमें समझने जी, की मैं जरूरत मेरा है। एक सवाल इसमें और भी है। आपने कहा कि टॉप 5 में आ गए, चलिए, लेकिन इसको भी तो इतना डिनाई नहीं किया जा सकता ना कि कम से कम टॉप 5 में तो है ना एटलीस्ट उत्तर प्रदेश। हमेशा से थे, हमेशा से थे। नहीं, मैं कह रही हूँ कि इतने टफ टाइम में, देखिए और भी बाकी राज्य भी है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतने टफ टाइम में अगर टॉप 5 में भी बने रहे कॉन्टिन्यूअसली टॉप 5 के अंदर, तो ये भी तो एक अचीवमेंट हो सकती है। उदय जी, आपका रोल प्रदेश सरकार या किसी सरकार की बात नहीं करना नहीं, आपकी रोल हिंदुस्तान की जनता के सामने सच्चाई लाना है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, मैं इससे मुझसे ज्यादा खुश कोई आदमी नहीं होगा इस बात पे कि अगर उत्तर प्रदेश टॉप पे आ जाए। देखिए ये इसमें नंबर जो है वो इस वजह से है क्योंकि हम 24 करोड़ के लोग हैं। सवाल यानी आप पर कैपिटा देखिए, कैलकुलेशन ही गलत होता है। हमें यही जो रिकॉर्ड है इसी में आरबीआई ने आगे चल के पर कैपिटा की बात भी की है। अच्छा, तो फिर मैं एक और सवाल पूछना चाह रही हूँ अभिषेक मिश्रा जी, क्योंकि आपने तो बहुत ही डीपली इसको स्टडी किया है। तो टॉप 4 में जो आपसे पहले उत्तर प्रदेश रहा, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा? वो आपकी बार से अलग हटकर था, तब कुछ और प्रोसीजर था, तब कुछ और क्राइटेरिया था? नहीं, यूपी टॉप पे कभी रहा ही नहीं। आप जो कह रहे हैं कि 4th, आपने जो कहा कि 4थे नंबर पर हमेशा यूपी रहा, वो जो 4थे नंबर का जो वो लेवल बरकरार रखा, उसके लिए भी यही प्रोसेस या यही क्राइटेरिया रहा होगा आई गेस। बिल्कुल 4थे लेवल पे था, उसमें भी यही था कि भाई इतने लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, हमेशा से यही क्राइटेरिया था। 2 डेटा रिपोर्ट करता है, एक एब्सोल्यूट नंबर रिपोर्टिंग होती है और एक पर मिलियन पॉपुलेशन एम्प्लॉयड रिपोर्टिंग होती है कि हर 10 लाख लोगों में कितनी नौकरियां क्रिएट हो रही हैं। आप उस क्राइटेरिया पे देखेंगे तो हम लोग बहुत नीचे नजर आएंगे क्योंकि हमारी जनसंख्या बड़ी है। मतलब ये बेरोजगारी ऐसे ही बरकरार रही, वो सरकारें बदलती रही, और अब ये नई सरकार जो संजय कुमार गुप्ता जिसके विधायक हैं, अब वो सरकार भी उसे ढर्रे पर चल रही है, 5वें पायदान पर आकर भी उसको अचीवमेंट के तौर पर गिना रही है। संजय कुमार गुप्ता जी, आज तक सबसे खराब रिकॉर्ड में भारतीय जनता पार्टी के हमारी सरकार ने इनफैक्ट आरबीआई ने कमेंट किया पर संजय कुमार गुप्ता जी ये तो उस बात को स्वीकारने को तैयार है। चाहे निवेश को आकर्षित करके बुलाने का, ठीक है, 10 सेकंड देती हूँ मैं। हाँ, 10 सेकंड दिए मैंने। 1 सेकंड संजय कुमार गुप्ता जी, बस 10 सेकंड दे दो अभिषेक मिश्रा को, बात कंप्लीट हो जाएगी। 1 सेकंड के लिए अभिषेक मिश्रा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि एक्चुअली उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों का जो 2.8, 2.9 फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए था, वो 4.5, 4.6 जा रहा है। तो आज तक इतना मिसमैनेजमेंट फाइनेंशियल आरबीएम एक्ट का, एफआरबीएम एक्ट का कभी नहीं हुआ। आज तक की जितनी सरकारें थी उनमें मैं कह सकता हूं पिछले 10-20 सालों में कोई सरकार जो बनी थी सबसे खराब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है तो इस सरकार की जो इस समय चल रही है। संजय गुप्ता जी फिर जवाब दीजिएगा आरबीआई का। संजय कुमार गुप्ता जी, देखिए पूजा जी जो बात ये अभिषेक जी कह रहे हैं, आप पहले बताइए कि कोरोना जैसा संकट और उत्तर प्रदेश जैसा 23 करोड़ की पॉपुलेशन वाला राज्य, हमारा राज्य उत्पादन नहीं उपभोक्तावादी राज्य है, और इस स्थिति में योगी जी की सरकार ने अगर आज उत्तर प्रदेश को टॉप 5 में मेंटेन करके रखा है
और जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट आगे दिख रहा है, जिस तरीके से सरकारी नियुक्तियां हो रही हैं, साफ सुथरी हो रही हैं, बिना किसी विवाद के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, अभी 56,000 पुलिस की नौकरी आ रही है, अभी 31,000 टीजीटी की नौकरी आई है, अभी शिक्षकों की हम लोग ऐसी भर्तियां तो आमतौर पर सरकारों के सभी विभागों चुनाव की तैयारी के दौरान में ऐसी भर्तियां खूब आती रही हैं, हर सरकार में आती रही हैं। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, मैं सबके पास वापस लौट रही हूँ। देखिए, चुनाव से पहले आमतौर पर ये भर्तियां आती हैं हजारों, लेकिन नियुक्तियां कितनी हो पाती हैं, ये बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक, यहाँ बने रहे, आगे भी बड़ी बहस लगातार जारी। चर्चा की फिर से हम शुरुआत करते हैं और बात फिर से होगी बेरोजगारी की, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो लगातार छाया रहा और हमेशा से ही देश की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति हो, उसका केंद्र बिंदु हमेशा से ही ये बेरोजगारी रही है। लेकिन हैरत की बात है कि इतने सालों की आजादी के बावजूद भी आज तक ये बेरोजगारी का कलंक हमारे माथे से मिट नहीं पाया है। आज भी गरीब गरीब है, अमीर अमीर है और लोग परेशान हो रहे हैं, रोजगार के अवसर आज भी तलाश रहे हैं और सरकारें बदलती हैं, सरकार की ओर बार बार एक गरीब मजदूर देखता है कि शायद इस बार तो कुछ बदलाव होगा, लेकिन राम ही जाने वो बदलाव कब होगा। चर्चा के फिर से हम शुरुआत करते हैं। प्रेम कुमार जी, बात आपने सुनी, बीजेपी के विधायक ये कह रहे थे कि हम 56,000 भर्तियां लेकर आ रहे हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं, बखूबी इतने साल का तजुर्बा है आपको, लगातार पत्रकारिता जगत से आप जुड़े हुए हैं, कई सरकारों को आते और जाते आपने देखा है। क्या ये कोई पहली दफा हो रहा है? देखिए, एक बात है कि पूरे देश में जब अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी है ना, तो उसमें क्या है कि एक कंपटीशन दिखाया जाता है कि 2-4 राज्यों को चुन लीजिए, हमने बेटर कर लिया, हमने बेटर कर लिया। जैसे अब कोरोना में भी देख रहे थे, जब पूरे देश में कोरोना फैल रहा था, स्टेट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई। अब हर स्टेट अपनी स्थिति को बेहतर ही बता रहा। मैंने आज तक नहीं सुना जो कोई स्टेट बोला हो कि हमारे यहाँ कोरोना खराब है। इवन महाराष्ट्र में जहाँ सबसे ज्यादा है, वो भी अपने यहाँ पॉजिटिव रेट और ठीक होने का रेट ये सब दिखा रहे। ये आदत जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डाली थी, पहले दिन से आज तक स्थिति बेहतर है और स्थिति संभली हुई है। तो वही चीज अर्थव्यवस्था में भी देखने को मिलती है कि सब लोग यही कहते हैं कि हमारी स्थिति संभली हुई है, बेहतर है। लेकिन ओवरऑल जब हम 23% से ज्यादा का नेगेटिव ग्रोथ रेट पर चल रहे हैं, स्टेट में जीडीपी का फिगर खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट से बेटर है उत्तर प्रदेश में? अभी तो हैं बीजेपी के नेता, बताएं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पूरे नेशनल एवरेज जो है उसके हिसाब से बेटर हो तो हम मान सकते हैं कि बेटर है। कभी बेहतर स्थिति रही है देश की? वैसे इस मामले में आपका तो इतना लंबा तजुर्बा है पत्रकारिता का। हाँ, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत ये सही है कि उत्तर प्रदेश के या किसी भी स्टेट में, एक स्टेट में उठा के देखें कि जो नेशनल एवरेज है एम्प्लॉयमेंट का ले लीजिए या अनएम्प्लॉयमेंट का, वो नेशनल एवरेज से अगर बेटर है उस स्टेट में तब वो बेहतर माना जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की आज तो बिल्कुल नहीं है। पहले का मैं चाहूंगा कि अपने साथी पैनलिस्ट से आप ले लें, मैं इसका जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। अभिषेक मिश्रा। पूजा जी, निश्चित रूप से पहले बेहतर था। आप हिंदुस्तान का जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ रहा है, चाहे एम्प्लॉयमेंट का, चाहे एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी का, चाहे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का, चाहे जीएसडीपी का, चाहे नेट वैल्यू एडिशन का, इन सब में समाजवादी पार्टी का रेट भारत के एवरेज से बेटर चल रहा था, जो कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का नेशनल एवरेज से भी खराब रेट चल रहा है। और ये रेट ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो ऑलरेडी 4% पहुंच चुका था कोरोना आने से पहले। कोरोना तो आप मार्च 2021 तक की, अगर आप 20 तक की अगर आप बात करेंगे तो 5 दिन का कोरोना था। उससे पहले तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर बिता चुके थे ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की। उसमें आज तक का पिछले 15 साल का वन ऑफ द लोएस्ट रेट ऑफ रिकॉर्ड। अभिषेक मिश्रा जी, आप आंकड़ों की बात करें, लेकिन मैं मुद्दों की बात करूंगी। इस बात को शायद आप भी ना नकारें। जब एक सेकंड के लिए बस, जब आप जब सत्ता से बाहर हुए, उस दौरान में बीजेपी यही कहकर सत्ता पर काबिज हुई थी कि आपने बेरोजगारी दर को बढ़ाया और बेरोजगार युवा को रोजगार का मौका ये लोग देंगे। इस बात को तो नहीं नकारेंगे? बीजेपी यही कहकर सत्ता पर काबिज हुई थी कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। हम बिल्कुल, और जनता ने आपके इस डेटा को नकारते हुए इनके वादे को कबूल कर लिया। क्यों? नाम पे लड़ा करके बीजेपी काबिज हुई थी, बेरोजगारी के मुद्दे पर नहीं हुई थी। आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में कहीं था ही नहीं। लड़ाने का तो देखिए, ये लड़ाने का तो अंदर खाने। बात पूरी सुनिए पूजा जी, बात पूरी सुनिए। मैंने ये कहा कि बीजेपी ने धर्म के नाम पे देश को, प्रदेश को लड़ा करके ये काम किया था। और बेरोजगारी और काम पे अगर जनता वोट दे देती तो ईमानदारी से आज का जो इनका काम है, पहले तो किसी ने देखा नहीं था, 15 साल से पता नहीं था कैसे सरकार चलाएंगे, लेकिन आज जैसी सरकार चला रहे हैं
मैंने आपको बताया ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, नेट कैपिटल फॉर्मेशन में, नेट इन्वेस्टमेंट में, रेट ऑफ ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, 5 फैक्टर्स पे माननीय इस समय जो सरकार चल रही है बीजेपी की, वो सबसे खराब सरकार चल रही है जो पिछले 15-20 सालों में आई हो। संजय कुमार गुप्ता जी, हाँ, पहले मुख्यमंत्री रहे, मैं ये नहीं कह रहा, बीजेपी के भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी सरकार में भी बेटर परफॉर्मेंस। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि धर्म के नाम पर, हम लोगों ने धर्म के नाम पे राजनीति नहीं किया, हम लोगों ने जात के नाम पे प्रदेश नहीं चलाया, धर्म और जात के नाम पे प्रदेश आपने चलाया। आपकी सरकार में पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग जैसी संस्था, जहां पर आपने उसको भ्रष्टाचार सेवा आयोग आपने बनाया, जातिगत ये तो आप कह रहे हैं, नियुक्तियां आपने कराया। अभी हमने टीजीटी की 31,000 की वैकेंसी निकाली है, हमने उसमें इंटरव्यू समाप्त किया है। टैलेंटेड बच्चों को उनके टैलेंट के आधार पे, लिखित परीक्षा के आधार पे हम उन्हें नियुक्ति पत्र देंगे। धर्म के नाम पर संजय कुमार गुप्ता जी, एक सेकंड, मेरे सवाल का पहले आप जवाब दीजिए। संजय कुमार गुप्ता जी, ये कह रहे हैं कि आपने ये फ्रॉड किया है, ये फ्रॉड का आइडिया आया कहां से? प्रदेश में कोई संजय कुमार गुप्ता जी, ये फ्रॉड का आइडिया आया कहां से? उत्तर प्रदेश इससे पहले 4थे नंबर पर था, अब 5वें नंबर पर आ गया, उसको भी आप अचीवमेंट बता रहे हैं। प्रदेश में योगी, अगर हमने पूरे प्रदेश को अपना परिवार माना है, पूरे देश को अपना परिवार माना है, जाति आधारित, धर्म आधारित कोई मुद्दा हमारी सरकार में कभी नहीं था। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी संस्था, पर अभिषेक मिश्रा, एक विधानसभा का चुनाव हारने के बाद में उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव भी आप क्यों हार जाते हैं? आपके आंकड़ों में और आप अपने आंकड़े को कम क्यों कर लेते हैं? किस तरीके से दलदल में फंसी हुई थी, भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबी हुई थी। संजय कुमार गुप्ता जी, एक सेकंड, संजय कुमार गुप्ता जी, एक सेकंड, हाँ अभिषेक मिश्रा जी, फिर मेरे को जल्दी से जाना है, एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत के पास, हाँ के नाम पर नहीं है। एक सेकंड संजय कुमार गुप्ता जी, पहले मुद्दे की बात तो कीजिए। मैंने आपसे पूछा कि आप पर आरोप लगा रही कि आपने फ्रॉड किया, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि आपने फ्रॉड किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपने फ्रॉड किया तो आइडिया कहां से लेकर आए? पहले उत्तर प्रदेश 4थे नंबर पर था, अब 5वें नंबर पर आ गया, जवाब है इस बात का कोई? मैं आपको जवाब देता हूं ना, 5वें नंबर पे अगर आज हमारा प्रदेश है तो आप इस कोरोना काल को भी ध्यान में रखिए। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो आबादी के दृष्टिकोण से अत्यधिक आबादी वाला प्रदेश है, जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। बिहार, उत्तर प्रदेश के विषय में आप सब जानते हैं। आज जैसे अक्टूबर के माह में पिछले 6 महीने का जो आंकड़ा था, अभी अक्टूबर का आप आंकड़ा देखिए, जिस तरीके से हमने अक्टूबर में ग्रोथ किया है, चाहे हम किसी भी आंकड़े को उठा के देख ले, हम इस बात को कह सकते हैं उत्तर प्रदेश बहुत जल्द आंकड़ों के भी खेल में, हर भौतिकता में भी हर मामले में आगे होगा। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ कम से कम होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, हम 6 महीने में सभी विभागों की रिक्तियों में नियुक्ति पत्र बांटेंगे और हम नियुक्ति पत्र बांटने की दिशा में काम कर रहे हैं। हर विभाग की नियुक्तियां आ रही हैं, हमारे जो सरकारी नियुक्तियां उसको बढ़ रहे हैं, हम निवेश को बढ़ा रहे हैं, उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारी मात्रा में सारे, अरे दंगे की बात कहां से पहुंच जाती है? बात आप लोग मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? धर्म, दंगा, जाति, संप्रदाय, इस पर ही क्यों आ जाते हैं? क्यों प्रदेश की और देश की इन्हीं मुद्दों पर आकर टिक जाती है? अरे रोजगार के मुद्दों की बात कीजिए ना, बेरोजगारी की बात कीजिए, कैसे दूर करेंगे बात कीजिए ना, महिलाओं का उत्थान कैसे करेंगे, गरीबों का उत्थान कैसे करेंगे, दलितों का उत्पीड़न कैसे रोकेंगे, इन पर बात होनी चाहिए ना। नहीं, बहुत गलत बात है। सुरेंद्र राजपूत जी, नफरत के एक सेकंड, सवाल ये है सुरेंद्र राजपूत जी, आपने कहा कि इन्होंने फ्रॉड किया है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, तो आपकी जब सरकार थी तब आप भी कुछ इस तरह के आंकड़े पेश किया करते थे, और हर सरकार करती है, आप इकलौती क्या, हर सरकार इस तरीके से आंकड़े पेश करती है। तो फिर आप बिल्कुल सही थे और आपके आंकड़े बिल्कुल सही तरीके से थे और इनके आंकड़े गलत तरीके से हैं, ये कैसे मान लिया जाए? पूजा जी, मुझे नहीं मालूम आपके पास कहां से ये जानकारी है कि हमने कोई फ्रॉड किया है। अगर आपके पास मैंने आपको फ्रॉड की बात नहीं कही। पहले 1 मिनट पहले बात सुनिए। मैंने आपको फ्रॉड की बात नहीं की, मैंने जिक्र भी नहीं किया इस फ्रॉड शब्द का। आपके लिए पहले बात सुनिए, ध्यान से बात सुनिए। अगर सवाल किया कीजिए तो जवाब लेने की आप नहीं, आप जो गलत बात, आप जो मेरे बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं उस पर आपको सिर्फ करेक्ट कर रही हूँ कि मैंने नहीं बोला कि आपने फ्रॉड किया। फिर तो आपने क्या बोला ये बता। मैंने आपको ये कहा कि आपने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये फ्रॉड है। मैंने पूछा कि आपने भी आंकड़े, आपकी सरकारें भी जारी करती रही, फिर आप सही हैं और ये फ्रॉड है, ये कैसे? जनता आप पर भरोसा करे, इन पर ना करे, ये कैसे? मैं आपको बताता हूं।
वही चीज है, हमने कभी फ्रॉड वाले आंकड़े किए ही नहीं। अगर हमारे उस समय पर एम्प्लॉयमेंट का रेट हाई हुआ तो हमने कहा हाई है, और लो हुआ तो कहा लो है। विश्व में जब मंदी आई, आपको याद होगा, तो हमने मनरेगा जैसी स्कीम दी, जिस मनरेगा को इन्होंने कहा हमारी विफलता का ढोल है, आज प्रधानमंत्री जी अपने गले में डाल के उसी ढोल को बजा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमने मनरेगा दी, हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दी, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया और मनरेगा दी। और अगर इन्होंने एक भी काम इनमें से किया हो तो मुझे बता दें। मैं अब आपको 2-3 चीजें बताता हूं, आप समझिए बात को, कैसे ये लोग गलत काम करते हैं। भाई कोरोना है, कोरोना पूरी दुनिया के लिए है, कोरोना कोई अकेले उत्तर प्रदेश के लिए तो है नहीं। और आप अभी, इन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि हमने 1.5 करोड़ रोजगार दे दिए एक साथ, एक दिन में 1.5 करोड़। कहां से दे दिए? अब कह रहे हैं हमने 23 लाख रोजगार दे दिए। जब मैंने आपको बताया कि 23 लाख रोजगार देने के लिए 2300 करोड़ रुपया वो करना है, उसके बाद ये चुप हो गए। आप समझिए मेरी बात को कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोई आश्चर्यजनक परिवर्तन नहीं हो सकता। और एमएसएमई की जो इंडस्ट्री है, एमएसएमई की इंडस्ट्री में से हर 3 इंडस्ट्री में से एक इंडस्ट्री कोरोना काल में कोरोना काल से पहले बंद हो चुकी थी, और एक इंडस्ट्री कोरोना काल के समय में बंद हो गई। यानी अब मात्र 1/3 इंडस्ट्री है एमएसएमई की पूरे उत्तर प्रदेश में। हां, एक चीज में उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बड़ी है, और एक एमएसएमई उद्योग उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाया है, वो बिहार से इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल लिया है, वो है अपहरण उद्योग। अपहरण उद्योग में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम लोगों को रोजगार दिया और तमाम लोगों को रुपया पैसा दिया। तमाम अपने साथी बारातियों को, अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने किया। मध्य प्रदेश से आते हैं तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ता अपहरण उद्योग में पकड़े जाते हैं, बिहार से आते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं। 2 चीजों में बड़े पकड़े जा रहे हैं, एक गांजे के साथ पकड़े जा रहे हैं और दूसरा अपहरणकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं। ये अपहरण उद्योग इन्होंने लंबा चौड़ा किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और क्विंटलों गांजा पकड़ा गया है इनके कार्यकर्ताओं के उस पे, और ये भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा है। ये हमारा अपना कोई आरोप नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस का आरोप है। तो मैं आपको बताऊं, इन 2 के अलावा कहीं तीसरी जगह पर एक रोजगार इन्होंने सृजित किया हो तो वो बता दें पूजा जी, और कम से कम झूठ तो ना बोला करें। हमने अगर नहीं जवाब ले लीजिए, सृजित कर पाए तो संजय हमने कुमार कहा गुप्ता नहीं कर पाए। संजय कुमार गुप्ता जी, पूजा जी जवाब ले लीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब ले लीजिए। हाँ पूजा जी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं हमने मनरेगा दिया, हमने राइट फॉर इंफॉर्मेशन दिया। इस देश आजादी के 70 साल बाद आज भी इस देश में 50 साल कांग्रेस पार्टी का शासन था, और खुद इनके नेता कहते थे हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और लाभार्थी के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। 85% भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ता था। वो भ्रष्टाचारी कौन थे? मनरेगा के नाम पर आपकी सरकार में जितने बड़े घोटाले होते थे, आप क्या उसको भूल गए? आप 50 साल शासन किए हैं और इस देश में गरीबों की पूजा जी एक बात बताएं आपसे, मगर गरीबों को गरीबी को कायम रखा। आपने गरीबों को बिठाया है, गरीबी को बिठाया। आज तो आर्थिक विषय के जानकार हूं, 2014 से बहुत अच्छे विधायक हैं, अपने क्षेत्र के अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन अर्थ क्षेत्र में ये मात्र गुमराह करने के अलावा कोई काम है। और आदरणीय योगी जी की चाटुकारिता करने के अलावा ये कुछ गरीब कल्याण को समर्पित, ये सिर्फ और सिर्फ रोजगार 50 साल में पहुंच जाएंगे, समर्पित ये सरकार मनरेगा योजना और कहीं पहुंच जाएंगे। अरे भाई मुद्दे की बात हमने उसको सही तरीके से अभी मैंने आपसे कहा कि एमएसएमई के कोई 100 उद्योग आप अपने यहाँ बता दीजिए, समाप्त करके सही तरीके से रोजगार। आप कहते हैं इस कोरोना काल में भी कि हमने नहीं किया, मान लीजिए हमने नहीं किया, तभी तो आपकी सरकार आई। हमारी सरकार अगर आपकी सरकार नहीं कर रही है तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम किसी योजना को बंद करके 420 हम का मुकदमा नहीं होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में है, जब सपा मेरी बात को समझिए, आप मुद्दे की बात कीजिए कि कितना लोन आपने डिस्बर्स किया है। हम योजनाओं को बंद करने और योजनाओं को चालू करने का राजनीति नहीं करते, योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने की राजनीति करते हैं। और मैं आपको बता दूं,
हुए हैं, के क्या साथ बोलते हैं भी उसको, अगर ना बोले तो MOU, ज्यादा अच्छा है। उस MOU जिनके में कितना नेता लोन खुद बैंकों ने इस डिस्बर्स बात को किया, कहते थे कि बताइए। हम 1 रुपया कितने नए भेजते उद्योग हैं लगे ये और बता 15 दीजिए, पैसे पहुंचता कितने है। लोगों को रोजगार मिला ये 85% बता दीजिए, रास्ते से गायब हो जाता कितना है। कितना आपकी कितनों सरकार को थी, जमीनें मिली ये आपके बता लोग थे, दीजिए, और पूरे कितने सारे लोगों को बैंक से लोन विधायक मिला ये आपकी हुआ बता करते दीजिए। थे, अधिकारी आपकी हुआ करते थे। आप बताइए ये 85% कहाँ जाता था, किसका हक मारा जाता था? भाई ये देखिए किसका क्या पैसा अजीब होता किस्म था? की बात। इस पर मैं बहस आपसे करनी है, इस पूछता पर भी आ जाइए, इस पर बहस करनी, इस पर भी आ जाइए, हम बता देते हैं। एक सेकंड प्रेम जी, ये जो अलग अलग तरह की बातें निकल कर आई, इसमें बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि वो आगे रोजगार देंगे, ये कह रहे हैं कि विधायक जी को तो जानकारी नहीं है प्रॉपर वे में, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जान सकते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में इनको जानकारी नहीं है क्या ऐसा? देखिए राजनीतिक डिबेट होता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं, हो जाती हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना कि अगर उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश हो जाए, उत्तर प्रदेश में सबको नौकरी मिलने लगे। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम जनवरी तक रोजगार का एक प्लान बना करके लाखों लोगों को रोजगार देने वाले हैं, अगर ये वाकई में हो जाता उत्तर है, प्रदेश को कोई पहचान नहीं मिलने वाली। जो टारगेट अभी तक इन आंकड़ों में दिया गया कि टारगेट से कई दफा कुछ मामलों में जो 70% 99% तक भी जो अचीवमेंट है वो उनकी रही है, तो ये पूरा का पूरा आंकड़ा जादुई खेल है क्या? नहीं, जादुई खेल तो है नहीं। अभी अभिषेक जी भी कह ही रहे थे कि उसको देखने का तरीका जो भी हो सकता है, जादुई खेल नहीं है। पर बात यह है देखिए कि जो रोजगार है, इस रोजगार में हमने जैसे मनरेगा में हमने सरकार का आंकड़ा कि लगभग 57 लाख लोगों को मनरेगा के तहत काम मिले, ठीक है, तो बहुत बड़ा फिगर है। तो लेकिन 57 लाख जो है ये रोजगार में काउंट करेंगे, ये सरकार का अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन रोजगार हम पकौड़े वाला देखेंगे वो हमारा नजरिया हो सकता है। हम रोजगार सरकारी नौकरी कितनी दे रहे हैं, स्थायी नौकरी किसको कितनी दे पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एमएसएमई आज जो स्थिति है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एमएसएमई में आज भी लोग लोन लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है कि हम लोन रिपे करने की स्थिति में नहीं है, उनको मदद की दरकार है कि सरकार उनको सपोर्ट करे। तो क्या सरकार सपोर्ट लेके सामने आई है एमएसएमई के लिए? वो तो दिखाई नहीं देता। तो ये चीजें जो हैं, बेसिक बात अगर नहीं होगी तो रोजगार तो आसमान से आएगा नहीं। एमएसएमई को खड़ा करने के लिए सरकार ने वो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था उसमें कितना दिया? अगर 1.25 लाख करोड़ भी दे दिया होता तो वो दिखाई पड़ता है, एमएसएमई दिखता, लेकिन 2.25 लाख करोड़ का दावा हुआ मगर एक्चुअल में वो भी नहीं हुआ। तो ये जो स्थिति है ये इसको समझना पड़ेगा। अगर रोजगार बनता है, बीजेपी दावा करते हैं, हमें बहुत खुशी होगी, सबको खुश होना चाहिए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बने, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? ये मूल बात है जो सबको पॉजिटिव नारे के साथ आना चाहिए। संजय कुमार गुप्ता जी, देखिए ऐसा है, एमएसएमई की जो घोषणा हुई, वो 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो घोषणा हुई है, और हम लोग जो एमएसएमई की पंजीकृत इकाइयों को जो हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ब्याज में सब्सिडी दे रहे हैं, उनकी गारंटी दे रहे हैं, सरकार हमारी गारंटी दे रही है कहीं ना कहीं से उद्यमियों को स्थापित करने के लिए। जो अनुदान की बात भाई कह रहे हैं मेरे मित्र, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अनुदान अलग चीज है और ऋण अलग चीज है। हम ऋण देने में सहयोग कर रहे हैं, हम एमएसएमई की पंजीकृत इकाइयों को, हम नई यूनिट की स्थापना के लिए हम जो सब्सिडी का पैकेज लेके आए हैं उस सब्सिडी पे चर्चा करिए। वो सब्सिडी जो हमारा सब्सिडी का पैकेज है वो उद्यमी को स्थापित करने के लिए, सवाल ये नहीं पूछ रहे संजय कुमार गुप्ता जी, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो भी घोषणाएं हो रही है उनका फायदा लाभ पूर्ण रूप से पहुंचे तब तो घोषणाओं का फायदा है। अभी हमारी 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा हुए कितने महीने हुए हैं? आप उसका समय बताइए, आंकड़ा बताइए। हमने ऐसा नहीं कहा है कि 20 लाख करोड़ हम 3 महीने में दे देंगे, 2 महीने में दे देंगे, 1 महीने में देंगे। इसकी प्रोसेस के तहत जो इकाइयां इसके तहत पंजीकृत हो रही हैं, सुरेंद्र राजपूत कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए दो चीजें हैं, कुछ पूछ रहे हैं संजय कुमार गुप्ता जी, उनका सवाल ले लीजिए, फिर मैं इनसे पूछूंगी कि इनके पास क्या रोड मैप है। उसका डिस्बर्सल कर रहे हैं हमारे सारे सुरेंद्र जी। हाँ ठीक है सुरेंद्र जी। पूरी सरकार संजय कुमार गुप्ता जी, ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था, 2 महीने में दे देंगे, आप तो विद्वान आदमी हैं, विधायक हैं भाजपा के, और अब क्या नाम सारी चीजें पढ़ लिख करके बैठते हैं। इस 20 लाख करोड़ में सब्सिडी का कितना पैसा था और पुरानी जो क्या नाम घोषणाएं थी वो कितनी थी?
लगभग 18 लाख करोड़ की तो ऑलरेडी पुराने बजट की घोषणाएं थी। 3,40,000 करोड़ जो पहले से आपने बैंकों को दिया था कि ये लघु मध्यम उद्योगों को दीजिए, जिसको कोई उठा नहीं रहा था, वो पैसा था। आपने कुल जमा पूंजी तो 2 लाख करोड़ के उसमें किया था। और एमएसएमई में जो यहां पर उत्तर प्रदेश में लोन डिस्पर्स हुआ है वो मात्र 2,000 करोड़ का हुआ है, जब इन्होंने एमएसएमई का मेला लगाया था। आप लोग इतना गुमराह क्यों करते हैं सर? अभिषेक मिश्रा जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि चलिए आपने इनसे तो सवाल नहीं, ये पूछे। संजय गुप्ता क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? नहीं, मैं संजय गुप्ता से आपका जवाब लूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल अभिषेक मिश्रा से है। मेरे पास वक्त क्योंकि कम है ना, मैं भी तो, मेरे भी तो कुछ सवाल है ना, क्योंकि आपने जनता की बात की है, इसलिए फिर आप बोलेंगे इनको तो जवाब देना नहीं। जब इन्होंने जवाब देना नहीं तो फिर वो जवाब इनसे लेना क्यों? तो जो जवाब जनता को चाहिए वो जवाब ले लेते हैं ना एक बार। मेरा सवाल आपसे ये है अभिषेक मिश्रा जी, क्योंकि चलिए आरोप लगाना तो बहुत अच्छी बात और बहुत आसान बात हो जाती है किसी के लिए भी, लेकिन आपके पास क्या एक्शन प्लान है रोजगार के लिए कि युवाओं को आप रोजगार दे पाएं? आप जब सत्ता पे आए तो अब जाहिर सी बात है, अब तो ये बात होनी चाहिए कि सिर्फ ये ना कहें कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, हम 20 लाख देंगे, हम इतने देंगे या उतने देंगे रोजगार। अब बात होनी चाहिए रोजगार कैसे देंगे। बिल्कुल ठीक बात। देखिए, आपने दो चीजें कही। पहली चीज तो एक बार आपने अभी एक चीज पे कहा था कि इन्होंने 99% टारगेट किसी चीज का पूरा कर लिया। मैंने जितना डेटा देखा है उत्तर प्रदेश सरकार का, आज तक किसी भी स्कीम का 99% डेटा इन्होंने पूरा नहीं किया। आप मुझे अभी या बाद में बता देंगे तो मैं चेक कर लूंगा अपना डेटा भी, और मुझे पता लग जाएगा कौन सी स्कीम है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 99% टारगेट अचीव कर लिया। ऐसा आज तक कोई डेटा नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ आपसे। एनीवे, दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि रोजगार का, अच्छा ये बताइए पूजा जी, जब यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 75 लाख रोजगार हर साल देंगे, या माननीय प्रधानमंत्री जो आज हैं उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, तो तब तो हम लोग इनसे नहीं पूछते भाई साहब कैसे दोगे, कहां से लाओगे। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक दिन में 1.25 करोड़ रोजगार, दुनिया में आज तक किसी ने ऐसी बात कही नहीं थी राजनीतिक क्षेत्र में। करना तो मान लीजिए अलग बात हो गई, उन्होंने भी नहीं की, ना उन्हें करनी है, ना करनी थी, ना शायद हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान ने दुनिया की राजनीति में आज तक कभी किसी ने ऐसी घोषणा नहीं की थी कि हमने एक दिन में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। आज माननीय विधायक जी आपके साथ है, वो बता दे किसको नौकरी मिल गई, किसको आज भी तनख्वाह जा रही है, कौन सा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, किसके तहत काम कर रहे हैं। अब जो आपने पूछा हम कैसे देंगे, आज की तारीख में निश्चित रूप से आप अगर देखें तो पुलिस में शॉर्टफॉल है, इंडस्ट्रीज में शॉर्टफॉल है, फॉरेस्ट में शॉर्टफॉल है, टीचिंग में बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, क्लरिकल स्टाफ में बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, हेल्थ एंड मेडिसिन में शॉर्टफॉल है। इनमें कम से कम 20 लाख लोगों को नौकरी उत्तर प्रदेश में दी जा सकती है अगर इनकी नियत हो तो। भर्तियां शुरू करेंगे, हम 2 लाख बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे, और हम ऐसे नहीं करेंगे। संजय कुमार गुप्ता जी, जब ये आते ही भर्तियां कर सकते हैं, जब 20 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश में सरकारी महकमों में, तो वो 20 लाख रोजगार आपको नहीं दे पाए। रोजगारी भत्ता दिया और आपको रोजगार जब हम देंगे और समाजवादी पार्टी कैसे देगी, हम लिख के देंगे आपको, एक डेटा पॉइंट रिकॉर्ड बताएंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, पूरे प्रदेश में बेरोजगारों को लाइन खड़ा कर दिया। अरे बेरोजगारी भत्ता देने की बजाय जब आपकी सरकार थी रोजगार देते तो आज आप हमसे बात कर दिया। हमारी सरकार में रोजगार दे नहीं पाए, लगा दिया, युवाओं के साथ छल किया, एक सेकंड संजय कुमार गुप्ता जी, एक सेकंड चकनाचूर किया। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सेकंड संजय कुमार गुप्ता जी, एक सेकंड भर रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, जो भी अवसर कराइए ना। अरे संजय कुमार गुप्ता जी, एक बार और लोगों को भी बोलने का मौका दीजिए। एक सेकंड, बहुत देर से आप सवाल पूछ रहे थे, आप ही तो हैं जवाब देने वाले। समय में नंबर 1 होगा। देखिए, आपने बड़ा स्पष्ट और ईमानदार और सादा सवाल पूछा, इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जनसंख्या ऐसी है, लगातार बढ़ रही है। हिंदुस्तान में हमेशा रोजगार परक विकास होना चाहिए, बहुत मैकेनाइज्ड विकास कभी भी यहां पर तरक्की नहीं कर सकता। आप देखिए, जब तक आप उन कुटीर उद्योगों को आप यहां पर प्रश्रय देना पड़ेगा। प्रश्रय का मतलब लोन देना नहीं, प्रश्रय का मतलब है अनुदान। जल्दी से, मेरे पास 10 सेकंड। इन्होंने जो 20 लाख करोड़ में किया, इन्होंने सिर्फ लोन दिया, इन्होंने अनुदान नहीं दिया। एमएसएमई में भी प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात कही, एमएसएमई उद्योग जो है मांग रहा था प्रश्रय आपसे, मेरे पास अब वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, नहीं वक्त दे पाए उसके लिए माफी, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, ये रोजगार और बेरोजगारी तो हमेशा से ही राजनीति में छाए रहे और आगे भी छाए रहेंगे,
लेकिन चाहे कोई सत्ता पर काबिज हो या ना हो, बात उनको सिर्फ वही करनी चाहिए जो मुकम्मल हो पाए। नमस्कार।